देखिए राजीव जी, वो जो दावा कर रहे हैं वो उनका अति आत्मविश्वास है और एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध का तौर तरीका है कि आप जंग के मैदान में जाने से पहले ही खुद को जीता हुआ घोषित कर दें तो विपक्ष की या विरोध की जो सेना है उसका मनोबल टूट जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, खासतौर से कल से आज तक का दो तीन जो बड़ी घटनाएं हुई, एक तो किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ है, आज जो कांग्रेस पार्टी के खातों में से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, शकील जी जैसा बता रहे हैं। तीसरा, सतपाल मलिक के यहाँ छापे। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की हताशा को बताने के लिए पर्याप्त है। जी। अगर यूं कहा जाए कि एक तरह से अघोषित आपातकाल अब देश में लग गया है, और चौथा उसमें वो और जोड़ लीजिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक्स पर से जो बड़े एक्टिव प्रोफाइल्स थे उनको सरकार के इशारे पर, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, उसने एलन मस्क की तरफ से कहा गया है कि कार्यकारी आदेश हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन उनके आदेश पर बंद करना पड़ेगा। तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। विपक्ष से निपटने के लिए और कोई तरीका नहीं दिख रहा तो विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए नजरबंद करना या उन्हें जेल भेजने की जो प्रक्रिया चल रही है वो हम देख ही रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर है हम नहीं जानते। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यह हताशा इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। उसके मूल में वही है जो आपका प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है वो सीट शेयरिंग के साथ सामने आ गई है। हम शुरू से ये बात कहते आए थे, हम और आप कई बार इस पर विमर्श कर चुके कि सबसे बड़ी भव बाधा सीटों का बंटवारा ही है। और स्वाभाविक बात है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है या उनके साथ बाकी जो घटक दल हैं, गठबंधन के दल हैं, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, वे सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेशों में अपनी जमीन बचाने के लिए एक सीमा से आगे तो नहीं जा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो परिपक्वता दिखाई है समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे को लेकर, वो भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी करने के लिए पर्याप्त। तो पहली बड़ी बाधा कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने पार कर ली है। दिल्ली या बंगाल को लेकर भी हम जल्दी ही घोषणाएं देखने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे डटे हुए हैं कम से कम कांग्रेस के साथ। तेजस्वी यादव पर तो कोई संदेह है ही नहीं, लालू और तेजस्वी पर वे तो हैं ही। अब इसके बाद जो असली चुनौती राजीव जी सामने आने वाली है वो आएगी चुनाव में वोटों के स्थानांतरण की। वोट इस तरफ से उस तरफ जा पाते हैं कि नहीं, वोट ट्रांसफर होते हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी का जो समर्थक वोटर है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देगा कि नहीं, कांग्रेस का जो समर्थक मतदाता है वो बीजेपी समाजवादी पार्टी को देगा कि नहीं। ये अभी एक चुनौती होगी और ये नेताओं की जिम्मेदारी है, पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अपने काडर को, अपने मतदाता को यह समझा पाए कि बीजेपी को, मोदी को रोकना है तो एक दूसरे को वोट देना पड़ेगा। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है देश में उससे स्पष्ट लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी इतने हताश हैं कि वे संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर जो सामान्य लोकलाज है समाज का, जो सामान्य जो लिहाज की बातें हैं, उनको भी वे भूल चुके हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि जो आदमी एक्स गवर्नर सतपाल मलिक किराए के मकान में रहता है उसके बारे में यह कहा जाए, मुख्यधारा का मीडिया कहे कि 300 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब सतपाल मलिक के कौन से 30 ठिकानों पर, वो 30 ठिकाने कौन से हैं, कौन सी कंपनियां सतपाल मलिक की चल रही हैं, कौन से ऑफिस हैं उनके, कॉर्पोरेट कोई उनका हाउस है क्या। तो ये जो बेचैनी है, ये जो हताशा है, ये कुंठा दिखा रही है मोदी और बीजेपी की, और ये बढ़ती जाएगी राजीव जी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में विपक्ष के खिलाफ जितने ऐसे हथकंडे मोदी और बीजेपी चलेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महंगे चुनावी तंत्र में आप सबसे बड़ी पार्टी के खजाने पर, उसकी गुल्लक पर बिल्कुल ताला डालकर रखना चाहते हैं, उसकी गुल्लक को खाली कर देना चाहते हैं। मैं नहीं जानता, मैं वित्तीय मामलों का जानकार नहीं हूं, बैंकिंग का जानकार नहीं हूं, लेकिन किस नियम के तहत इनकम टैक्स ने 65 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी खाते से निकाल लिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना टैक्स दिया, यह सवाल भी समाज में पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं। क्या एक ही पार्टी है जिसके खातों में गड़बड़ी?
क्या एक ही पार्टी है जिसके खाते में से पैसे इस तरह निकाल लिए गए? क्या आजादी के बाद आज तक देश के किसी और राजनीतिक दल के खाते से इस तरह इतनी बड़ी रकम तो छोड़िए, 65,000 रुपए भी कभी निकाले हैं किसी ने? कैसे निकाल सकते हैं? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ये सारे सवाल धीरे धीरे और तेज होंगे, तीखे होंगे, और इनके जवाब चूंकि मोदी और बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए वे आने वाले दिनों में और ज्यादा सीमा रेखा पार करेंगे। जानती है कि दक्षिण भारत में जो गड्ढा होने वाला है उसकी भरपाई कहां से हो सकती है? तो उसकी भरपाई के लिए यही सारे राज्य हैं जो आपने गिना दिए, जिनमें से बिहार है जिसमें बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। इतनी उलटबाजियां करने के बावजूद फिर उन्हें नीतीश कुमार को गले लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ अब लौटने वाले नहीं है। बचा उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी कांग्रेस की सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी वो जो गड्ढा दक्षिण में होने वाला था, जो यूपी से भरने की उम्मीद लगा रही थी कि इस बार 80 में से 79 सीटें और जीत जाएंगे, वो होता अब नहीं दिखाई दे रहा जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पहले ही बीजेपी चरम पर थी। आप क्या करेंगे? राजस्थान में 25 की 25 सीटें आपके पास थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थी, तो अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। कुल मिलाकर अगर एक एक सीट भी कम होगी तो बीजेपी का ही ज्यादा नुकसान है ना। इसमें जो मैं दो बातें कहना चाहता था वो ये कि जितना मुख्य धारा का मीडिया है, हम और आप जैसे समीक्षक भी, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे पर इतनी ज्यादा चिंता पूरा देश कर रहा था, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी तो 36 पार्टियां हैं। क्या सीटों का बंटवारा हो गया? बीजेपी, जेपी नड्डा तो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे, उनकी क्या हैसियत है हम देख चुके हैं, लेकिन क्या कोई उनसे पूछता है कि आपके साथ जो गठबंधन में शामिल है, एनडीए गठबंधन में, उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें आप देने वाले हैं? उनके गठबंधन में कितने ऐसे दल हैं राजीव जी जिनका एक भी सांसद नहीं है? कितने ऐसे दल हैं जिनके 1, 2, 3 सांसद होंगे? तो 370 के बाद की बची हुई 30 सीटों है, क्या 370 को बीजेपी ले आएगी? और 30 सीटों में हर पार्टी एक एक सीट जीत कर आने वाली है उनकी, तब 400 पार करेंगे। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दो तरह के अलायंसेस होते हैं, एक प्री पोल और एक पोस्ट पोल। अगर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधनों की गतिविधियों को आप देखें तो फिलहाल तो कांग्रेस नीत, उसको नीति कहना चाहिए, वही सबसे बड़ी पार्टी उस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसकी पहलकदमी तो बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है, उस सीटों का बंटवारा किए ले रही है। उसके बाकी घटक दल भी 1-2 दिन में सीटों के साथ आ जाएंगे संख्या लेकर। दूसरा पायदान होगा चुनाव जीतने के बाद। राजीव जी, कई बार ऐसा अवसर हमारे देश में आया, हम देख चुके हैं, यूपीए सरकारों के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं। अगर जीतने की स्थिति में 2-4 सीटें कम पड़ी किसी को भी, इंडिया या इंडिया गठबंधन को, तो जो छोटे छोटे दल हैं जिनके एक सांसद, 2 सांसद, 5-4 सांसद चुनकर आएंगे, वे किसी सैद्धांतिक आधार पर, किसी विचारधारा के आधार पर तो न इधर है न उधर है। उनमें से कौन कब इधर से उधर चला जाएगा, इसका इंतजार चुनाव के बाद करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है सीटों के बंटवारे पर, और बीजेपी से अभी कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा। तो अगली बार हम लोग भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी, आप अपनी 36 दलों के गठबंधन में कब सीटों का बंटवारा करेंगे? कब ऐसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसी कल लखनऊ में हो गई या दिल्ली में कल परसों में होने वाली है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की? तो ये सवाल भी साथ साथ पूछे जाने चाहिए। मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन की ये बढ़त अगर ऐसी ही चलती रही तो आने वाले 30-40 दिन बीजेपी के लिए और ज्यादा कठिन होने जा रहे हैं। जी राजीव जी। जी, बहुत कठिन होने जा रहे हैं। और लेकिन इंडिया गठबंधन की